वेलकम टू माय चैनल ड्रीम यूपी टेट सी टेट। हिंदी का फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है उसमें हिंदी के फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। हमारा सेकंड चैप्टर अब स्टार्ट होता है। सेकंड चैप्टर में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है जो बहुत ही जल्दी अभी इस वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड फोर्थ जो चैप्टर वो जल्दी से जल्दी ख़त्म होंगे। तो पहला क्वेश्चन है परिवेशीय अध्ययन। परिवेश ये मतलब परिवेश यानी आसपास का जो हमारा वातावरण होता है उसे हम बोलते हैं परिवेश। तो परिवेश किसी व्यक्ति के चारों ओर का वातावरण उसका परिवेश कहलाता है। बच्चा सर्वप्रथम अपने परिवेश से ही परिचित होता है यानी अपने आसपास के वातावरण से। शिशु जन्म लेते ही परिवेश से अभिक्रिया करना शुरू कर देता है यानी जो उसका आसपास का वातावरण होता है उसके प्रति कोई ना कोई क्रिया करना शुरू कर देता है। इस अभिक्रिया से अनुभव प्राप्त होते हैं जिसके फलस्वरूप अधिगम होता है। अधिगम यानी सीखना, कुछ ना कुछ सीखना उनका जन्म से शुरू हो जाता है जिसके फलस्वरूप अधिगम होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसके अधिगम का क्षेत्र यानी सीखने का क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। बच्चा से मतलब शैशवावस्था में होता है तो वो केवल अपने परिवार तक ही होता है। बाल्यावस्था में खेल का मैदान हो गया, विद्यालय हो गया। तो जैसे जैसे परिवेश का क्षेत्र बढ़ेगा वैसे वैसे उनका सीखने का जो क्षेत्र होता है उसका भी दायरा बढ़ता जाता है। और जब तक वह विद्यालय में प्रवेश करता है तब तक उसे अनेक चीज़ों की जानकारी हो चुकी होती है। अनेक चीज़ें जैसे पशु पक्षी की जानकारी हो चुकी होती है। ऐसी बहुत सी जानकारियाँ उन्हें हो जाती हैं जब तक वो विद्यालय में प्रवेश करता है। बालक अपने आसपास की अनेक वस्तुओं और घटनाओं के विषय में प्रारंभिक ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है। फिर भी उसके व्यक्तित्व के संतुलित विकास के लिए विद्यालय में उसकी उपलब्ध जितनी क्षमताएं हैं, जितना उसमें अर्जित ज्ञान है, उसको निरंतर उभारने और व्यवस्थित करना आवश्यक होता है विद्यालय में। तो परिवेशीय अध्ययन जो है इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्राथमिक स्तर के जो पाठ्यक्रम होते हैं उनमें परिवेशीय अध्ययन जो है महत्वपूर्ण अध्ययन है। जो 1 से 5 तक की कक्षाएं होती हैं उनमें अधिकतर परिवेशीय अध्ययन यानी आसपास के वातावरण को लेकर विषय को लेकर जो है उन्हें पढ़ाया जाता है। तो यह है परिवेशीय अध्ययन। दूसरा क्वेश्चन है तो गतिविधि पर आधारित शिक्षण। तो गतिविधि पर आधारित शिक्षण जो होता है यानी शिक्षण कार्य के लिए अध्यापक को गतिशील रहना पड़ता है। यानी अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो तो उसके लिए आपको गतिशील रहना पड़ता है। वह स्वयं क्रियाशील रहता है और विद्यार्थी को भी क्रियाशील बनाए रखना चाहता है। शिक्षण कार्य में वही विधि उपयोगी मानी जाती है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही क्रियाशील रहें। वही शिक्षण कार्य विधि सबसे उपयुक्त होती है। यदि दोनों पक्ष में से एक निष्क्रिय रहता है तो शिक्षण कार्य में अवरोध आ जाएगा। यानी अगर शिक्षण निष्क्रिय है मतलब शिक्षक अगर निष्क्रिय है तो भी उस पर प्रभाव पड़ेगा शिक्षण कार्य में। अगर शिक्षक मतलब अगर सक्रिय है और विद्यार्थी निष्क्रिय है तब भी शिक्षण कार्य पे प्रभाव पड़ेगा। यदि कठोर अनुशासनवश विद्यार्थी निष्क्रिय होकर भी कक्षा के बाहर नहीं जा पाता तो वह विद्यालय कक्षा में बैठा तो होगा लेकिन उसका शरीर कक्षा में रहेगा, मन नहीं रहेगा। मतलब कि मन कहीं और होगा। जो आप पढ़ाएंगे टॉपिक वो उसे बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा अगर वो निष्क्रिय है। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा। वह विद्यालय से पलायन यानी छोड़ने का मन बना लेगा विद्यालय को और हो सकता है वो विद्यालय छोड़ दे। तो अगर वो कोई विद्यालय बच्चा छोड़ता है तो एक घातक प्रवृत्ति होगी, उसका मतलब उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तो शिक्षण के अतिरिक्त भी विद्यालय परिसर में ऐसी गतिविधियाँ होती हैं यानी टीचिंग के अतिरिक्त भी विद्यालय परिसर जो होता है उसमें ऐसी गतिविधियाँ होती है जिसमें विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जा सकता है। खेल के मैदान में बच्चों को अपने साथियों के बीच सहयोग, भ्रातृभाव, नेतृत्व, संवेदनशीलता, सेवा भाव इत्यादि का मूल्यांकन होता है। अगर विद्यालय परिसर में और गतिविधि की बात करें तो वाद विवाद करा के या ऐसी बहुत सी प्रतियोगिताएं करा के जो है अंताक्षरी प्रतियोगिता, तो ये सब करा के जो है हम विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये है गतिविधि पर आधारित शिक्षण। तो ये है सेकंड चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है क्योंकि सेकंड चैप्टर में सिर्फ यही 2 ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड चैप्टर को ख़त्म करेंगे। थैंक यू।